हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब कुशल पूर्वक कुशल मंगल होंगे। और आप जानते हैं इस कंप्लीट क्रैश कोर्स में हमें पूरा ओवरऑल रिवाइज़ करना है। अक्टूबर मंथ में पूरा कंप्लीट रिवाइज़ करना है। तो आपको पता है एक जो फर्स्ट वीडियो होगी वो पूरा ओवरव्यू होगी। उसके बाद एक 1 वीक तक कंप्लीट उसी पे क्वेश्चंस चलेंगे। चलिए, हिंदी और इंग्लिश बेटा दोनों में हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये है साउंड एंड वेव्स, जिसे ध्वनि और तरंगों के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले देखो, आपने पढ़ जरूर रखा होगा सब कुछ। चलिए एक बार हल्का सा ओवरव्यू कर देते हैं। बस इंग्लिश में है, फिर उसके बाद हिंदी में भी दे रखा है। कहता लॉज एंड डेफिनेशन। आपको पता है पीरियोडिक मोशन क्या होता है? सर पीरियोडिक मोशन वो होता है कोई भी चीज़ चलती है अपने आप को, फिर उसी कुछ टाइम समय बाद अपने आप को वो रिपीट करे, उसे पीरियोडिक कहते हैं। वो जी पता नहीं पता, आवर्तकाल जिसे हिंदी मीडियम कहता था कि सर कोई चीज़ रिपीट इटसेल्फ आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ टाइम बाद रिपीट करती है। चलो अगला है ऑसिलेटरी मोशन। बेटा ऑसिलेटरी मोशन कौन सा मोशन होता है? ऑसिलेटरी मोशन वो मोशन होता है जिसमें कोई भी टू एंड फ्रो जानते हो? टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे पीछे या इधर उधर जो चलता है। जैसे कि चलता था क्या? सिंपल पेंडुलम। बताओ याद है? अरे हिंदी मीडियम घबरा क्यों रहा है? हिंदी मीडियम इस ऑसिलेटरी मोशन को दोलनी गति कहता था ना, कि कोई पेंडुलम सब ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या है? आवृत्ति कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम, टाइम पीरियड का उल्टा होती है। चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये वही SHM है। जब बेटा इंग्लिश में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में चल रहा है, तो यहाँ हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब हिंदी में दिखाऊंगा तो इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। दो तरह का बच्चा होगा, या तो हाथ खड़े कर देगा या फिर सुनेगा। जो सुनेगा वही सिलेक्शन पाएगा। इस 1 महीने में तुम्हारे लिए मुहिम चलाई है, देखते हैं कितने बच्चे इसको फॉलो करते हैं। और देखना चैलेंज है मेरा, कितने क्वेश्चन फंसते हैं, ये भी हम आपको दिखा देंगे। चलिए अगला है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक कंप्लीट रिवीजन हमने लिया है। SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस SHM में हम क्या पढ़ते हैं? सरल आवर्त गति के नाम से जो जानता है सर, एक होता है मीन पोजीशन, इसे कहते हैं ना मीन पोजीशन, ठीक है। और इनको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ये एक्सट्रीम है, ये एक्सट्रीम है, क्लियर है। ये मीन मतलब इसका मतलब होता है माध्य के बारे में बात कर रहा है सर, माध्य स्थिति के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, आपको पता है यहाँ जो होता है इस पॉइंट पे आकर के रुक जाएगा ना, ये रुक जाएगा तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी, स्थिज ऊर्जा होगी। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन यहाँ काइनेटिक ऊर्जा इस पॉइंट पे, गतिज ऊर्जा क्या होगी? इन एक्सट्रीम पॉइंट पे क्या होगी? 0 होगी, क्लियर है? बात समझ आई? काइनेटिक एनर्जी कहाँ? यहाँ मैक्सिमम होगी यहाँ, लेकिन यहाँ रुक जाती है कुछ पॉइंट के लिए, ठीक है। अगले इससे कुछ रिलेटेड वो पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट तुम जानते हो। डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? दूरी। विस्थापन जिसे कहते हैं। एम्पलीट्यूड क्या है? जब भी सर कोई वेव तरंग चलती है तो उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। बेटा हम ऐसा क्यों बता रहे हैं, इतना फ्लो में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये हम क्लासेस में पढ़ चुके होते हैं। अब हमारा वक्त आ चुका सिर्फ रिवीजन का। टाइम पीरियड तुम्हें पता है, SHM तुम्हें पता है। सिंपल हार्मोनिक में जब भी टाइम लगता है तो टाइम कितना लगता है? 2 पाई √LG। L क्या था? इसकी लंबाई, बॉब की, ये जो था लोलक जो था, इस की लंबाई जो है, जिसे हम बॉब कहते हैं या गोलक के नाम से भी जानते हैं, इसकी जो लंबाई है इसे क्या बोलते हैं बेटा? T, टाइम पीरियड। अच्छा तुमसे कहेगा कोई सेकंड पेंडुलम क्या होता है, तो कहना जब टाइम पीरियड 2 सेकंड का बन जाए, ऐसे और ऐसे 2 सेकंड में आए, उसे हम सेकंड पेंडुलम कहते हैं। और उस कंडीशन में पता है लेंथ, लंबाई कितनी होती है इसकी? लेंथ, इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ 1 मीटर के अप्रॉक्स होती है, क्लियर है। चलिए, जब इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड का हो, ठीक है। रेजोनेंस तो मैं पता ही है कि ये क्या होता है? वाइब्रेशंस ऑफ लार्ज एम्पलीट्यूड, 2 अलग अलग फ्रिक्वेंसीज आपस में जो होती हैं उन्हें रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। रेजोनेंस में रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी भी निकल के आती है। F = 1/2 पाई √LC। याद होगा AC सर्किट में पढ़ा था, यही होती है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। अच्छा, वेव मोशन आपको पता है। अगला नेक्स्ट पॉइंट, वेव क्या है? तरंग क्या है? तरंग होती है, हमने बताया था आपको, तरंग होती हैं। फिर से बोल देता हूँ, वेव कितने प्रकार की होती हैं? 2 होती हैं, एक मैकेनिकल और एक नॉन मैकेनिकल। इसे हिंदी में कहते हैं जी यांत्रिकी, हिंदी में कहते हैं इसे यांत्रिकी
और बेटा इसे कहते हैं अयांत्रिकी। ये इसमें आती हैं ईएम वेव, विद्युत चुंबक तरंगें। इसमें कौन कौन सी आती हैं? दो आती हैं, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल को हिंदी में कहते हैं अनुदैर्घ्य। धैर्य पूर्वक सुन ले भाई, अनुदैर्घ्य मतलब साउंड वेव। अच्छा, ट्रांसवर्स क्या है? जो ऐसे चलती हैं, ऐसे ऐसे क्रस्ट्रप श्रृंग ग्रथ की फॉर्म में, जबकि लॉन्गिट्यूडनल कैसे चलती हैं? ऐसे संपीड़न और कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की फॉर्म में चलती हैं। बोलो, ये बात पढ़ रखी थी ना? ठीक है। उसके बाद आपको पता है वेव क्या है, वेव लेंथ क्या है, जिसे हम लैम्बडा कहते हैं। एक वेव के बीच की, एक क्रस्ट और एक क्रस्ट के बीच की दूरी को हम लैम्बडा कहते हैं। बात समझ आई? एक रिलेशन बहुत याद रखना, C इक्वल टू न्यू लैम्बडा। बहुत काम देगा ये, बहुत जगह काम देगा। C इक्वल टू न्यू लैम्बडा, नया लैम्बडा। C इक्वल टू न्यू लैम्बडा। न्यू क्या है? फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति। लैम्बडा क्या है? तरंग दैर्घ्य। और C क्या है? वेलोसिटी। ये वेलोसिटी हो तो वेलोसिटी बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है जी, चलिए ऐसे आपने पढ़ी वेलोसिटी डिफरेंट करती है, डिफर करती है किस किस के अकॉर्डिंग। ये पॉइंट्स आपने पढ़ रखे हैं ना? चलिए बच्चे आगे देखते हैं। हाँ जी, उसके बाद कहता कोई रिजिड बॉडी है तो क्या है? अच्छा, आपको याद है किसी जब C की वैल्यू निकाली थी y/ρ, ये बात जो यंग मॉडुलस था, यंग मॉडुलस जिससे हम प्रतिष्ठा कहते थे, ये बात किसने निकाली थी? न्यूटन ने। लेकिन बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस में निकाली थी न्यूटन साहब ने। जब निकाली थी तो न्यूटन साहब ने ये भी कहा था किस पे कि के निकाला था आइसो के लिए। आइसो जानते हो? आइसो थर्मल प्रोसेस, समतापीय पे अपॉन डेंसिटी, घनत्व। लेकिन आइसो थर्मल पे क्या था? न्यूटन साहब ने। लेकिन उसको ठीक करने वाला कौन था? लैप्लास। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रैक्टिकल वैल्यू थी वो गलत आई थी। ठीक है, उसने ये बात किसके लिए बोल दी? के आइसो जो थर्मल था उसकी जगह क्या बोल दी? एडियाबेटिक। आएगा कॉन्सेप्ट, देखो भी, देखो के, बल्क मॉडुलस, रिजिडिटी, ई, ये सारे पॉइंट्स आपने पढ़ रखे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है जी। चलिए, साउंड वेव्स। उसके बाद ये वेव्स होती हैं तीन तरह की, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक और ऑडिएबल। जो 20 से 20,000 के बीच में होती है वो सुन जाती हैं, 20 से कम जो होती है वो नहीं सुनती, जिन्हें हम IR कहते हैं, और 20,000 से ज़्यादा होती है वो भी सुनाई नहीं देती। देखो आ गया न्यूटन का ई, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी केस में। ठीक है जी, अब देखिए अगला इसी का कॉन्सेप्ट क्या है नेक्स्ट। बस बच्चे हल्का सा सुनते रहो, देखते रहो। हाँ, प्रभाव पड़ता है साउंड का किस किस पे प्रभाव पड़ता है? वेलोसिटी पे, किस पर? ह्यूमिडिटी पे, आर्द्रता पे बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, आपको बता रखा सब। ठीक है, ताप पे भी फ़र्क पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ेगा जब फ़र्क पड़ेगा। प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जो प्रेशर पे फ़र्क नहीं पड़ता, याद रखना। दाब बढ़ाने पर स्पीड जो है, ध्वनि की जो चाल है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये वाला, प्रेशर वाला। अच्छा, इंटरफेरेंस क्या होता है? जिसे हम हिंदी में बोलते हैं व्यतिकरण। जब दो वेव सेम फ्रिक्वेंसी की आपस में एक ही दिशा में मिल जाती हैं, अध्यारोपण हो जाता है या सुपरइम्पोज हो जाता है, उसे हम इंटरफेरेंस कहते हैं। बीट में भी यही होता है, लेकिन बीट में भी तो थोड़ा सा हल्का सा क्या होता है, नियरली इक्वल फ्रिक्वेंसी होती हैं, ऐसे नहीं कि दोनों की बराबर हो। अच्छा, स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव, ये रही, क्लियर है? स्टेशनरी और प्रगामी तरंगें आपने सुनी होंगी, ये ऐसे और ऐसे, ये वेव्स वो होती हैं जो आपस में एक दूसरे के अपोजिट चलती हैं, क्लियर है जी। अगला रीवाइब्रेशन, आप जानते हो बार बार किसी चीज़ का, वेव का बार बार वाइब्रेशन होना, रीवाइब्रेशन। डॉपलर इफेक्ट था, डॉपलर इफेक्ट हम आपको बता देते हैं, जिन बच्चों ने मेरे लेक्चर ले रखे हैं पूरे कैरियर विल पर, उनके लिए तो ये चुटकियों का खेल है। डॉपलर इफेक्ट की बात करें तो बेटा, अगर किसी बच्चे ने नहीं भी ले रखे हैं तो बेटा टेंशन न लें, धीरे धीरे सारे टॉपिक लाने वाला हूँ। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो इन चीज़ों को तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट कमज़ोर है, वो मैं लाऊंगा, टेंशन मत लेना, अपने फ्री यूट्यूब चैनल पर ही। डॉपलर ने एक बात बोली थी, एक सोर्स होता है और एक ऑब्जर्वर होता है। ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है, इतना ध्यान देना बस। सोर्स वो जो बोलता है, ऑब्जर्वर वो जो सुनता है। जब हम बोलते कुछ और है, सुनता कुछ और है, मतलब एपरेंट फ्रिक्वेंसी, हकीकत में आभासी आवृत्ति सुनाई दी। मैंने बोला कुछ और तो मैं सुना कुछ हो रहा है, क्लियर है? तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ चल रहा है तो पॉजिटिव होगा, क्लियर है? अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ
अंदर भाग रहा है तो ये नेगेटिव होगा। ये बात याद रखना बस, ये बताई थी ना मैंने, ठीक है। सोर्स हमेशा ऑब्जर्वर की ओर आएगा, ऑब्जर्वर से भाग नहीं सकता। ऑब्जर्वर हमेशा सोर्स से भागेगा तो पॉजिटिव होगा, अगर उसके नज़दीक आ गया तो नेगेटिव होगा, ठीक है। यही ऐसे ऐसे पॉइंट्स दे रखे हैं, आपको पता है फॉर्मूला में कि बताइए अगर ऐसा हो रहा है कि सोर्स जो है ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड सोर्स, ऑब्जर्वर सोर्स की ओर आ रहा है, अच्छा जब आएगा तो नेगेटिव बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर, क्लियर है। तो आपने ऐसे ऐसे दोनों केस पढ़ रखे हैं N1 और N2, ठीक है जी। चलिए अगला है सोर्स ऑब्जर्वेशन हो गया, फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं साउंड से रिलेटेड, जल्दी से बताओ। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो होती है उसे क्या बोलते हैं, वो सुनने लायक होती है। 20 से कम होती है उसे क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक, और 20,000 से ज़्यादा होती है उसे क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक। अच्छा बताओ, स्पीड ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति पे आधारित नहीं होती, क्या, ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल, यही बनेंगे आगे चल के क्वेश्चन। साउंड वेव बताओ कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है कि नहीं, बिल्कुल है। अच्छा जो दो तरह की वेव बताई थे ना बेटा, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल में EM वेव आती है ना, विद्युत चुम्बक तरंग, इन्हें किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं है इन्हें किसी माध्यम जरूरत, लेकिन इन्हें है, ठीक है। तो अगले पॉइंट में बोल रखा है कैन नॉट ट्रेवल वैक्यूम, वो वैक्यूम में नहीं चल सकती, माध्यम चाहिए किसको, लॉन्गिट्यूडनल, अनुदैर्घ्य को, ठीक है। अगला साउंड वेव कैन नॉट ट्रेवल ड्राई सैंड, उसके बाद मीडियम इज़ नॉट कंटिन्यू, मीडियम लगातार चाहिए, ये बात आपको पता है। वॉइस ऑफ लेडी एंड चिल्ड्रन हाई पिच, जो लेडीज़ होती है उनकी पिच हाई होती है, किसकी तुलना में, मैन की तुलना में। जैसे मच्छर और बात करूं शेर की, तो शेर की दहाड़ जो होती है वो ज़्यादा होती है, उसकी पिच कम होगी शेर की, मच्छर की पिच ज़्यादा होगी, तीखापन जिसे बोलते हैं, तीक्ष्ण, क्लियर है। उसके बाद कहता है ह्यूमन ईयर कैन नॉट डिटेक्ट द वाइब्रेशन ऑफ लाउडनेस साउंड इक्वल टू 1 dB, आप जानते हो 1 dB डेसिबल में जब यूज़ करते हैं ऐसे, तो साउंड जो है उसको कान डिटेक्ट नहीं कर सकता। उसके बाद साउंड वेव इन सॉलिड एंड लिक्विड में भी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, इन दोनों में ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल हो सकती हैं। ठोस और द्रवों में वो दोनों तरह की हो सकती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य, क्लियर है जी। अगला साउंड वेव आर नॉट डिसअपियर इन एयर, बिल्कुल सही बात है भाई, साउंड वेव डिसअपियर इन एयर, एयर हवा में जो होती है, आपको पता साउंड वेव को ज़रूरत होती है किसकी, हवा की, माध्यम चाहिए चल सकती है। अमोंग द गैसेज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज लार्जेस्ट इन हाइड्रोजन, याद रखना हाइड्रोजन में सबसे ज़्यादा होती है, ये है पॉइंट अब याद रख क्वेश्चन वाले। कहता है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज नॉट अफेक्टेड बाई चेंज इन प्रेशर, अरे सर पता है कितनी बार बताओगे, प्रेशर और उसके वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य पर चाल डिपेंड नहीं करती। फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ राइज इन टेम्परेचर, अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो मुझे एक बात बताओ, स्पीड बढ़ती है नहीं बढ़ती, ताप बढ़ने पर बढ़ती है, तो कितनी बढ़ेगी, 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ती है। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर इतनी वेलोसिटी बढ़ जाती है, 0.61। अगला द स्पीड ऑफ वेरी इन्वर्सली एज अ स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, बिल्कुल सही बात है, डेंसिटी की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, घनत्व जिसे बोलते हैं। अगला कहता है द साउंड इज रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड अकॉर्डिंग टू द सेम लॉ ऑफ लाइट, डज, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, परावर्तन और अपवर्तन का नियम एक जैसा लग सकता है। उसके बाद कहता है बच्चे द वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य ऑफ अल्ट्रासोनिक इज वेरी स्मॉल, जो तरंग दैर्घ्य होती है अल्ट्रासोनिक की वो क्या होती है, बहुत कम होती है, ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट से नहीं देखी जा सकती। साउंड ट्रेवल फास्टर, सॉलिड में ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। अगला देखिए नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीज इन टेम्परेचर, ताप बढ़ने पर बढ़ती है, ठीक है जी। अल्ट्रासोनिक कैन बी डिटेक्टेड बाई किसके, कुंडली ट्यूब से देख के डिटेक्ट करे जाते हैं, कौन, अल्ट्रासोनिक वेव।
टू हियर बीट, नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड शुड नॉट बी मोर देन 10। नंबर ऑफ जो बीट हैं, बीट के 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, अगर हैं तो हम नहीं सुन सकते। अगला पॉइंट देखो बेटा, ये हिंदी मीडियम है। जो भी चीज़ मैंने तुम्हें बताई अभी, देखो अनुप्रस्थ क्या है, अनुदैर्घ्य क्या है, बताओ, कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है जी। फ्रिक्वेंसी क्या है, आवर्त क्या है, तरंग दैर्घ्य क्या है, ये जितना भी ये अभी आपको एक बार रिवाइज करना पूरा। अगली क्लास में जैसे ही मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब देखना तुम्हें क्वेश्चन में सब समझ में आएगा। फेज़ क्या है, ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। ठीक है, बीट को विस्पंद कहते हैं। ठीक है, उसके बाद तरंग की तीव्रता कितनी होनी चाहिए, ये आपको पता है। व्यतिकरण क्या है, सरल आवर्ती, एक जैसी आवर्तियों को मिलाया जाता है जब। डॉपलर इफेक्ट हमने अच्छे से बता ही रखा आपको। नेक्स्ट पॉइंट, इनके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ये महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स का हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो बेटा, ध्वनि जो तरंग है वो कैसी है, अनुदैर्घ्य है। बोला था ना, लॉन्गिट्यूडनल बोलोगे, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, उसके बाद ठोस, और इन तीनों में से बात करें तो ठोस में सबसे ज़्यादा होती है, पता है ये बात आपको। अच्छा, इनका अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। किसका, ध्वनि का रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस हो सकता है। हम सामान्यतः कितने से कितने सुनते हैं, 60 से 120 डेसिबल। 20 से 20,000 हर्ट्ज़ को बताओ क्या कहते हैं, नहीं सुन सकते या सुन सकते हैं? सुन सकते हैं सर। 20,000 से हर्ट्ज़ से ज़्यादा नहीं सुन सकते और कम भी नहीं सुन सकते। चलिए, इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक हमने पढ़ रखा है। कहता किसी तरंग की तरंग दैर्घ्य जितनी अधिक होगी उसका विवर्तन उतना ही ज़्यादा होगा। किसी भी वेव का लैम्बडा जितना ज़्यादा होगा उसका डिफ्रैक्शन, क्या डिफ्रैक्शन होता है बेटा, फैलना, विवर्तन उतना ही ज़्यादा होगा, याद रखना। लैम्बडा ज़्यादा तो डिफ्रैक्शन ज़्यादा, विवर्तन ज़्यादा होगा, याद रखोगे। अगला, ध्वनि की तरंग दैर्घ्य बहुत अधिक, कितनी कितनी दे रखी है, कर लोगे दैनिक जीवन में हम। हाँ, प्रगामी तरंगों के माध्यम से एक आवर्तन काल में बताया था ना, जिन्हें स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव बोलते हैं, ये सर एक दूसरे के उल्टा चलती हैं, ये हैं प्रगामी तरंगें। ठीक है, एक आवर्तन काल में 2 बार समावस्था में आती हैं, एक ये चीज़ मैंने बता रखी है आपको लेक्चर में भी। चलिए, अगला ये लास्ट पॉइंट और पढ़ लीजिए इसे। कहता है अप्रगामी तरंगें जो होती हैं एक ही कण में 2 बार होती हैं, ये बात आपने पढ़ ली। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है, इधर ध्यान देना बच्चे, आवृत्ति इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद कहता है एक होता ओपन पाइप, एक होता क्लोज पाइप। आपको पता है, एक ओपन पाइप, एक क्लोज पाइप। ऐसे जो होता है इसे हम बोलते हैं क्लोज पाइप, और इस तरह से जो होते हैं उन्हें ओपन पाइप बोलते हैं। पढ़े होंगे आपने इनकी फ्रिक्वेंसीज। ठीक है जी। अच्छा, तनी हुई डोरी जो बात करें तो उसमें कौन सी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो डोरी तनी हुई है उसमें कौन सी बनेंगी, अप्रगामी तरंगें। क्लियर है, याद रखना, अप्रगामी तरंगें बनेंगी उसमें, अनुप्रस्थ अप्रगामी तरंगें। क्योंकि जो प्रगामी तरंगें है ना वो 2 तरह की हो सकती हैं, ट्रांसवर्स भी और लॉन्गिट्यूडनल भी, अनुप्रस्थ भी और अनुदैर्घ्य भी। अगला, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर कितना, अरे सर अभी बताया था 0.6 बढ़ जाता है। ठीक है, नमी क्या है आपको पता है। अल्ट्रासोनिक जो होती है बताओ, अल्ट्रासोनिक रेंज बताओ। सर जी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा जो होती हैं, कौन सुन सकते हैं इसे, कुत्ते हुए, चमगादड़ हुए, ये सुन सकते हैं। और इन्हें इसलिए पता लग जाती है पहले कि कुछ गलत होने वाला है, भूकंप आने वाला है। पुरुष की आवाज़ जो होती है उसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, जबकि स्त्री की देखो कितनी होती है, जस्ट देख लो बेटा, डबल है, 140 हर्ट्ज और कहाँ 128 हर्ट्ज, सॉरी 228, पूरा डबल है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है, सुपरसोनिक, आप जानते हो। पानी में नाव के चलने, देखिए इधर, पानी में नाव के चलने से समृद्ध तरंगें बनती हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है मिश्रित तरंगें बनती हैं। कहता है प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगों के रूप से संचरित होती हैं। जो लाइट वेव्स होती हैं वो किससे बनती हैं, अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स वेव से। याद है ना, लाइट वेव ऐसे ऐसे ही तो आती है, ऐसे ऐसे आती है, फोटोन की फॉर्म में। तनी हुई डोरी फिर आपने पढ़ लिया, एक तनी हुई डोरी की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए और तनाव को 4 गुना करने पर आवृत्ति स्थिर रहती है, फॉर्मूले से जब आप पढ़ोगे।
ठीक है। टी इज इक्वल टू अंडर रूट आपने पढ़ा होगा 1/2π/L/G। खुले पाइप की बात करें तो आवृत्ति और बंद पाइप की आवृत्ति से दुगनी होती है खुले पाइप की, ठीक है। कौन सी? मूल, फंडामेंटल की बात कर रहा है, ठीक है। हाँ जी, अगला देखिए, ध्वनि की तारत्व की बात करें तो आवृत्ति पर तीव्रता, आयाम और गुणवत्ता के पर डिपेंड करती है, मतलब क्वालिटी पे डिपेंड करती है, उसकी पिच पे डिपेंड करती है और इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। कौन? ध्वनि, साउंड। अच्छा, श्रोता जो होता है जिसे हम ऑब्जर्वर बोलते हैं, उसे आभासी जो होती है, जो सुनता है, उसे कुछ कम सुनती है। बात समझ आई? अच्छा, लास्ट पॉइंट, भूकंप के समय इंफ्रासोनिक तरंगें उत्पन्न होती हैं। कौन सी बेटा? इंफ्रासोनिक। आपको पता होगा ये जो ओवरव्यू था ये हमने फास्टली इसलिए दिया क्योंकि हमें क्वेश्चंस भी कराएंगे और ये बच्चा पढ़ चुका होता है। किसी बच्चे ने, किसी बेटा ने अगर नहीं पढ़ा है तो टेंशन ना लें, मैं एक एक टॉपिक धीरे धीरे लाने वाला हूँ, ठीक है, फ्लो चार्ट के साथ अपने यूट्यूब चैनल नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट पर। अगली क्लास में सिर्फ कुछ नहीं रहेगा, अगले 5 दिन सिर्फ इसी टॉपिक के साउंड एंड वेव्स के ही क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। ओके, जय हिंद स्टूडेंट्स।